हेलो गाइस, वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे एयर कूल्ड सिस्टम के बारे में। वैसे अपना क्या चल रहा है, कूलिंग सिस्टम चल रहा था, आप सभी को ये बात पता है। तो उसी में आगे बढ़ते हुए अपने डिस्कशन करेंगे एयर कूल्ड सिस्टम के बारे में। वाटर कूल्ड सिस्टम आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा आराम से, किसी बात की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है अपना। ये मैंने ये जो एंड वाला पेज होता है ये लगा दिया, उसके आगे मैं एयर कूल्ड सिस्टम चालू करूंगा ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता लगे। तो डिस्कशन करेंगे एयर कूल्ड सिस्टम के बारे में। एयर कूल्ड सिस्टम के बारे में वाटर कूल्ड या लिक्विड कूल्ड सिस्टम अपनों ने पढ़ लिया था पहले ही, ठीक है। हाँ, यहीं पे अपनों ने आगे थोड़ा सा चलें अपने, तो इधर ही अपनों ने दो प्रकार के देखे थे सिस्टम। वाटर कूल्ड अपने पास हो गया था, वाटर कूल्ड या लिक्विड कूल्ड सिस्टम अपनों ने कर लिया था। एयर कूल्ड और डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम अपना रह गया था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझे समय दे दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक लंबा नहीं, थोड़ी सी आपसे बात करूं, फिर आखिरी में चैप्टर के आखिरी में करेंगे। देखो, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, सपोज मैं 100% आपको पढ़ाता हूं कोई भी चीज, तो मैं हमेशा कहता हूं कि उसमें से 85 से 80% आपकी चीजें जो है वो क्या है, कवर होंगी, ठीक है। ये बात मैं हमेशा कहता हूं, और बची हुई जो होंगी वो एमसीक्यू से ही कवर कर पाओगे। ये बात मैं पहले दिन से ही चलता रहा हूं, पहले दिन से ही इसी चीज पे मैं इसी चीज के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। अब रही बात इन डेप्थ की, है ना, कि सर इन डेप्थ पढ़ाइए। मैं एक ही चीज कर सकता हूं, मैं आप लोगों को आज ही टेलीग्राम पर आईसी इंजन की बुक अवेलेबल करवा दूंगा। आप वो बुक डाउनलोड कीजिए। इतना इन डेप्थ है, आप आराम से उस चीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यदि यहां पर इन डेप्थ क्या 100% पढ़ाना जाऊंगा ना, तो मुझे एक तो समय 4 गुना लगेगा, 4 गुना समय लगेगा। और उन ये तो अलग ही बात होगी, उस डेप्थ में से सिर्फ आपके काम की कितनी चीजें, 10%, सिर्फ 10%, मतलब अपने इकट्ठा करने के लिए इतना समय थोड़ी बर्बाद करेंगे। क्यों ना इस 10% को आप एमसीक्यू से ही कवर करो, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करो। मेहनत तो गधे भी करते हैं, सीधी सी बात है। यदि आप आज के समय में स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे, आप ये सोचोगे नहीं मैं किताबें रट दूं, सब कुछ कर दूं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हमेशा हर एक टॉपिक का कोर पॉइंट होता है, आप वो कोर पकड़ के चलोगे तो आपका 85 to 80% आपका वहां कवर हो जाएगा। आप एमसीक्यूज करो ना यार, आप एमसीक्यूज क्यों नहीं कर रहे हो? आप एमसीक्यूज करो। मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, अगर आप 10 एमसीक्यूज करते हो उसमें से 1 या 2 आपके रह जाते हैं, परंतु जिस वक्त आपने अलग अलग बुक में से, अलग अलग रेफरेंस में से एमसीक्यूज भी उन बुक्स के कंप्लीट कर दिए, उस दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके सामने 2 बातें मैंने आपके सामने की, अब आप खुद समझदार हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझदार ना हो, कि यहां पर अगर मैं 100% आपको यूट्यूब पे करवा रहा हूं, ठीक है, यूट्यूब पे करवा रहा हूं, तो उसमें से 85 to 80% मैं कम कह रहा हूं, मुझे पता है वो 90 to 95% तक आपके सेम ही रहता है, पर फिर भी मैं मानता हूं 80 to 85%। क्यों ना बचा हुआ अपने एमसीक्यू से पूरा करें। यही मैं यदि डेप्थ में करने लग गया तो आप यकीन मानिए मुझे इससे 4 गुना समय चाहिए। और उस डेप्थ में जो पढ़ाऊंगा, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, और उस डेप्थ में जो पढ़ाऊंगा उसका सिर्फ 10% ही आपके काम की चीज होगी। मैं सीधी सीधी सी बात कहता हूं, इसलिए वो 10% के लिए आप ये समय बर्बाद मत करना, उसको आप एमसीक्यूज में दे देना, आपके लिए बहुत होगा। ये थी आज की बात। अब अपनी बात शुरू करते हैं एयर कूल्ड सिस्टम के बारे में। एयर कूल्ड सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने एक फोटो लेके आता हूं। एक बार आपने फोटो देख ली, उसके बाद में आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये होता है एयर कूल्ड सिस्टम। अब आप कहोगे अच्छा ये होता है एयर कूल्ड सिस्टम, अब हम समझ गए। आप बिल्कुल आप समझ गए, कुछ नहीं है। ये सिलेंडर है अंदर, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है, फिन्स है, फिन्स लगी हुई है। फिन्स के बारे में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कितने प्रकार की फिन्स कैसे कैसे काम करती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। नॉर्मल सी बात है, सिलेंडर को एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा क्या करना, ठंडे करने को अपने क्या कहते हैं,
एयर कूल्ड सिस्टम कहते हैं और कुछ भी नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई फैन नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता। अपने क्या करते हैं, अपने सिलेंडर का के चारों तरफ फिन्स लगा देते हैं। इस प्रकार की जो ये फिन्स आप देख पा रहे हो, सिलेंडर के चारों तरफ ये फिन्स का उपयोग कर लेते हैं। इस फिन से क्या होता है, क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है और रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है। याद रखना फिन्स जो अपने लगाते हैं, ठीक है, ये पत्तियां जो लगाते हैं, इसका मेन पर्पज क्या है, इससे रेट ऑफ कूलिंग क्या है, बढ़ जाती है। क्या रेट ऑफ कूलिंग बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ कूलिंग मतलब ठंडे करने की दर जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किस चीज से, जब अपने इसके चारों तरफ फिन्स लगा देते हैं। हाँ, ये फिन्स किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, हो सकता है ये सिलेंडर के अंदर ही माउंटेड हो, क्या पता अलग से सिलेंडर के ऊपर लगा दी गई हो। इस चीज में मतलब इस चीज में अपने आगे और डिस्कस करेंगे आराम से, आपको मैं ये बातें लिखवा दूंगा। अच्छा, यूज कहाँ कहाँ होता है, तो यूज की बात करें तो मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल्स में तो आपने सभी ने ही देखा होगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, आपके घर पे बाइक होगी, आप जाके अभी भी चेक कर सकते हैं, आपने देखा ही होगा। छोटी कारों में, स्मॉल कार्स में, ठीक है। बट इधर क्या है ना, इस जगह पे अपने फैन का यूज कर लेते हैं, फैंस का यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है, उसको सिलेंडर के ऊपर फेंकना मतलब आसान रहता है। कॉम्पैक्ट टैंक्स के ऊपर भी, एरोप्लेन के अंदर भी, एयरप्लेन्स के अंदर भी, और कुछ व्हीकल्स में अपने इस चीज का यूज करते हैं, जिससे मतलब इंजन अच्छे तरीके से कूल रहे। फटाफट ये टॉपिक आज अपने जल्दी पूरा हो जाएगा, कल अपने फिर बात करते हैं कौन सा टॉपिक चालू करना है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखो, इस सिस्टम में इंजन को एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय हवा है ना, एटमॉस्फेरिक एयर, वायुमंडलीय हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो आज तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का एसआई का एग्जाम भी होगा। हाँ, आज से एग्जाम चालू हो चुका है, वो एसआई का एग्जाम भी होगा। देखो, सिलेंडर का वही बातें मैं लिख देता हूं, आपको ये पहले बात समझा चुका हूं। सिलेंडर का आउटसाइड टेम्परेचर अधिक होने के कारण सिलेंडर का सरफेस एरिया मतलब उसका क्षेत्रफल है सरफेस का, वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज करने के लिए उसके चारों तरफ कूलिंग फिन्स का यूज करते हैं। कूलिंग फिन्स को ध्यान में रखना का यूज होता है। हमेशा अपने इसी बात पे चलते रहे, पहले थोड़ा सा बेसिक समझो, उसकी वर्किंग समझो, तब उसके बाद में अपने क्या करेंगे, नेट ऑन है, ठीक है, बेसिक समझो, उसके बाद में अपने कारण, ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद में अपने एमसीक्यूज पे मूव करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक लाइन में और लिखता हूं, दिस मेथड विल इंक्रीज द रेट ऑफ कूलिंग, मतलब इस मेथड के द्वारा क्या होता है, ठंडे होने की दर क्या है, बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। एप्लीकेशन भी आप लिख लो, ये मतलब कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है उसके बारे में भी आप लिख लीजिए।
उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मोटरसाइकिल, स्मॉल कार्स में, एयरप्लेन्स में, कॉम्बैक्ट टैंक में, ठीक है, इतना। और मैं बात करूं, यदि कुछ बड़े यूनिट है कि मतलब अपने कार्स की बात करें, कुछ कार्स ऐसी भी होंगी जिसमें इसमें क्या करते हैं, अपने सर्कुलर फैन का भी यूज कर लेते हैं, तो वो लिख देता हूं इन बिगर यूनिट, ठीक है, सर्कुलर फैंस का भी यूज होता है। नॉर्मल सी बात की है, कोई मैंने आपसे लंबी चौड़ी बात नहीं की है। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से फैक्टर्स, मतलब कौन कौन सी बातें जो ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है उस चीज को अफेक्ट करती है, उस चीज के बारे में अपने बात करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द अमाउंट ऑफ हीट डिस्पैचेड बेस्ड ऑन द फ्लोइंग फैक्टर, मतलब निम्न में से कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हीट के आदान प्रदान को या हीट के निकलने को क्या करती है, इफेक्ट करती हैं, अपने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्टर, एक मिनट, हाँ तो थोड़ा सा काम हो गया था। हाँ, फैक्टर डायरेक्टर इफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट डिस्पैक्ट, ठीक है, मतलब हीट के आदान प्रदान को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ी सी राइटिंग अपनी अब सही लिखूं, थोड़ा सा स्लो लिखा करूंगा यार। सबसे पहले लिख देते हैं द सरफेस एरिया ऑफ मेटल इनटू कांटेक्ट विद एयर, मतलब जो सरफेस एरिया है उसका जो मेटल है वह एयर के साथ कांटेक्ट में किस प्रकार से है, वो चीज इफेक्ट करती है। मैं हिंदी में भी समझाता हुआ चल रहा हूं। द सरफेस एरिया ऑफ मेटल, जो वो मेटल है, जो पदार्थ है, उसका सरफेस एरिया एयर के साथ कितना कांटेक्ट में है या किस प्रकार से कांटेक्ट में, वो इफेक्ट करता है। यदि अपनों ने इंजन कुछ इस प्रकार से बना रखा है या उसके इंजन के सिलेंडर के चारों तरफ में अपने कुछ ऐसा चीज लगा रखी है जिससे एयर प्रॉपरली सिलेंडर के जो आउटर मोस्ट सरफेस है, जो बाह्य सतह है, बाहरी सतह है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। मैं लिख देता हूं द सरफेस एरिया ऑफ मेटल इनटू कॉन्टैक्ट विद एयर, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ मेटल इनटू कॉन्टैक्ट विद एयर, सबसे पहली बात द रेट ऑफ एयर फ्लो, कि जो हवा प्रवाहित हो रही है उसका क्या रेट है, मतलब वो सही तरीके प्रवाहित हो रही। यदि हवा प्रवाहित ही नहीं होगी, सपोज दैट कि हवा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, हवा बह ही नहीं रही है, ठीक है, वहां पर वो किस प्रकार से वो इंजन की जो गर्मी है उसको लेके जाएगी, नहीं लेके जा सकती। तो उस चीज से भी अपने क्या होता है, हीट का आदान प्रदान, हीट निकलने में प्रॉब्लम आती है। तो वायु प्रवाह की दर पर द रेट ऑफ एयर फ्लो, द रेट ऑफ एयर फ्लो पे भी डिपेंड करता है। तीसरी बात, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हीटेड सरफेस एंड द एयर, मतलब जो वो सतह है, जो सिलेंडर की सतह है और जो हवा का टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच का जो तापमान का अंतर है उस चीज पे भी डिपेंड करेगा। सपोज दैट वैसे तो बाह्य सतह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, परंतु अपने इतनी गर्म जगह पे चले गए हैं
जहां पर अपनों ने इंजन अभी स्टार्ट ही किया, अपने बाइक की बात कर रहे हैं क्योंकि अपनों ने बाइक में ही ये सब सिस्टम देखा हुआ है, वॉल्यूम वगैरह सब सही आ रहा होगा ना। हाँ, तो बाइक में ही अपनों ने ये सब सिस्टम देखा हुआ है। वहां पर किसी गर्म जगह पे जैसलमेर वगैरह में चले गए, वहां पर जो हीट फ्लो है और जो इंजन का टेम्परेचर है और जो वायु का टेम्परेचर है वो लगभग मिलता जुलता है, तो उस जगह पे किसी भी प्रकार का हीट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उस चीज पे भी अपने क्या होता है, हीट का फ्लो मतलब हीट का डिस्पैच होना इफेक्ट करता है। इस बात को ध्यान में रखना। हीटेड सरफेस एंड एयर के, रुक जाओ यार, हिंदी में क्या लिखूं मैं, हीटेड सरफेस व एयर के तापमान के अंतर पर भी निर्भर करता है, और द कनेक्टिविटी ऑफ द मेटल, कि मतलब वो हीट का गुड कनेक्टिविटी है, उसको मतलब अच्छे से अब्जॉर्ब करता है नहीं करता, उस चीज के ऊपर भी कनेक्टिविटी का मेरे को प्रॉपर हिंदी मीडियम नहीं, हिंदी मीनिंग नहीं पता। द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, ये आप थोड़ा सा हिंदी वाले प्लीज इस चीज को रिसर्च कर लेना आप ध्यान से। ठीक है, अब आ जाओ, ये था नॉर्मल सी चीजें। फटाफट अपना आज का टॉपिक पूरा करते हैं, कूलिंग फिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके ऊपर सारे का सारा एयर कूल्ड सिस्टम टिका हुआ है। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कूलिंग फिन्स के बारे में, जिसके ऊपर सारे का सारा एयर कूल्ड सिस्टम है जो काम करता है। फोटो ले लूं, कुछ इस तरह से होता है, ध्यान में रखना। कुछ इस तरह से होती है कूलिंग फिन्स। कितने प्रकार की होती हैं अपने वो भी डिस्कस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं वो भी अपने डिस्कस करेंगे। अब देखो, कूलिंग फिन्स आपको सिलेंडर हेड पर भी लगी हुई मिल सकती हैं। ठीक है, ये तो अपने बात कर चुके हैं वैसे, ये फिन्स हैं, ये कूलिंग फिन्स हैं, ये अपना सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है, ये अपने वॉल्व है, वाल्व लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अपने वाल्व है, ये इंटेक मैनिफोल्ड है। आपको इंटेक दो तीन बातें रह चुकी हैं प्लीज, मेरे को सब पता है। एक आपको इंटेक और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पढ़ाना है अभी थोड़ा सा मैंने। ठीक है, इंटेक और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एक आपको सिलेंडर लाइनर पढ़ाना है, सिलेंडर लाइनर। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ना यहाँ पर ये नहीं है कि सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है, मतलब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है। यहां पर इंजन के अंदर यहां पर लाइनर लगे हुए रहते हैं सिलेंडर के अंदर, सॉरी, तो वो ही घिसते हैं, ये नहीं है कि मेटल घिसता है। ठीक है, वो भी बातें अपने करेंगे आराम से। तो मेरे को सिलेबस मुझे पता है यार, प्लीज आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जिस वक्त मैं कह दूं आपको आईसी इंजन का पूरा हो गया, उस दिन के बाद में आप मुझे कह सकते हैं कि सर ये रह गया, उसके बाद में मैं कंटिन्यू उस चीज को पढ़ाऊंगा अभी। अच्छा, सिलेंडर हेड में लगे हुए मिल सकते हैं आपको, ये ब्लॉक में लगे हुए मिल सकते हैं, ये आपको अलग से भी हो सकता है कि मतलब सिलेंडर हेड और उसके ऊपर अलग से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर अपने को फिट कर दिया। इतनी बात अपनों ने बात की है। एयर कूल्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, हीट का डिस्पैचिंग होती है, जो हीट का मतलब हीट को बाहर निकाला जाता है। वो कैसे होता है कि अपने क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया, या आपने यही पढ़ा कि उसके चारों तरफ अपने फिन्स लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब आप ध्यान रखोगे, जब अपने फिन्स की बात करें, थोड़ी सी आगे बात करेंगे, जो हीट का डिस्पैच है, हीट का डिस्पैचिंग है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी, इट कैन बी डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट पर व लेंथ ऑफ फिन पर। लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, वह किस पे निर्भर करेगी, फिन्स की क्रॉस सेक्शन और लेंथ पर वो निर्भर करेगी कि
जो फिन्स है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए मैं आपको वो भी आगे बताऊंगा, अभी नहीं, पर एक बार के लिए आप ध्यान में रखो कि जो फिन्स की क्रॉस सेक्शन और लेंथ होती है उसके ऊपर क्या होता है, हीट का डिस्पैच मतलब हीट का निकलना निर्भर करता है। अच्छा और बात देखो, नॉर्मल से एक कॉमन सेंस वाली बात है, इसको मैं इरेज करता हूं, ये मैं आगे लिखवाऊंगा, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लिखा दूंगा। एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, आगे बात करते हैं। यहां पर सिलेंडर है ये अपना, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, सिलेंडर है। ध्यान में रखना कि जो फिन्स है, ये फिन है, ये फिन्स है, तो फिन्स के जो रूट होंगे, जो जड़ होगी या जो रूट होगा, वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, ठीक है, तापमान क्या होगा वहां पर अधिक होगा। और जो टिप है मतलब जो एक कोना है या छोर है जिसे अपने कह सकते हैं, जो टिप है वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। टिप पर क्या होगा, हीट का प्रवाह भी सबसे कम होगा और सबसे कम दक्ष भी टिप ही होती है हीट प्रवाह के लिए। सबसे ज्यादा हीट कहां से, मतलब रेट ऑफ कूलिंग कहां सबसे ज्यादा होती है, तो आप ध्यान में रखो रूट के ऊपर सबसे ज्यादा कूलिंग होती है, ठीक है। और बात करूं इसके आगे, तो टिप पे सबसे ज्यादा कम एरिया भी टिप पर होता है, अभी वो भी डिस्कस अपने आगे करते हैं। ये बात अभी मैं फटाफट आपको लिखवा देता हूं, नॉर्मल सी बातें की है, फटाफट अपने इस चीज को लिखते हैं। ये तो मैं क्या लिखा हूं, ये सिलेंडर हेड ब्लॉक व अलग से सिलेंडर ब्लॉक पर फिक्स किए जा सकती है, ये मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, फालतू की बात है ये। अब ध्यान रखो, द हीट डिस्पैचिंग कैपेसिटी ऑफ फिन्स डिपेंड्स अपॉन देयर क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, ठीक है। हिंदी में मैं बात करूं तो नॉर्मल सी बात है, फिन्स की या पत्तियों की, मेरे ख्याल से पत्तियां ही कहते हैं फिन्स को, तो फिन्स की जो हीट डिस्पैच की कैपेसिटी है, मतलब हीट को निकालने की जो कैपेसिटी है, ऐसे ही हॉर्न बजा रहे हैं, हाँ, तो हीट को निकालने की कैपेसिटी वो किस पे, अनुप्रस्थ काट व लंबाई पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ काट व लंबाई पर किसकी, तो फिन्स की, है ना, फिन्स की अनुप्रस्थ काट व लंबाई पर निर्भर करती है। फिन्स के द्वारा, फटाफट अपने लिखते रहते हैं, ग्रेजुएटली, समानांतर तरीके से ग्रेजुएटली हीट को रिमूव, ग्रेजुएटली या लगातार हीट को रिमूव किया जाता है, जिससे इसके रूट्स से टिप्स की तरफ टेम्परेचर कम होता है। ध्यान में रखोगे इस बात को भी, मैंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं किया, कुछ नहीं बताया आपको, फिन्स के द्वारा ग्रेजुएटली हीट को रिमूव किया जाता है, जिससे इसके रूट से टिप की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। आगे मैं बात करूं, टिप पर जो हीट डिस्पैच होता है वो बहुत कम दर पर होता है, वो बहुत ही ज्यादा कम दक्ष होता है, मैं यही बात लिखता हूं, सॉरी, टिप पर हीट डिस्पैच क्या होता है, कम दर होती है, मतलब लोअर रेट पर होता है, और बहुत ही कम दक्ष होता है, लेस एफिशिएंट होता है, वही बातें अपनों ने की हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। आगे और बात करता हूं, टिप पर क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो और थिकनेस भी क्या होती है, कम होती है। यहीं पर लिखता हूं, टिप पर क्वांटिटी ऑफ हीट
फ्लो, मतलब इसको आप कह सकते हैं हीट फ्लो की दर, अपने इसको कह सकते हैं क्वांटिटी मतलब मात्रा, है ना, क्या होती है, कम होती है। मैं बात करूं वायु प्रवाह की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो कम होती है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, थिकनेस भी कम होती है, थिकनेस, मोटाई जिसे अपने कहते हैं, मोटाई भी क्या होगी अपने पास, कम ही होगी। इस बात को भी अपने क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, इस बात को भी आराम से पढ़ेंगे। कुछ अलग अलग प्रकार के आपको, एक सेकंड होल्ड रखिए। आवाज वगैरह सभी को सही आ रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपने चलते हैं, हाँ, कुछ नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। बुक भेज दूंगा, जिसको भी डेप्थ में पढ़ना है प्लीज आप वहां से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप्स ऑफ फिन की बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ फिन्स की मैं डिस्कस कर रहा हूं। दो ही बातें लिखने वाली है, मैं सीधी सीधी सी बात बोल यहीं पे लिख दूंगा। जो ए टाइप है, ए टाइप में अपने पास क्या होता है, या सबसे पहले डी टाइप भी आप करो। डी टाइप में सबसे पहले अपने पास क्या होता है, सबसे कम टेम्परेचर का ड्रॉप कहां होता है, रेक्टेंगुलर में होता है। क्या बात कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर, इसको फिन्स कहते हैं, ध्यान में रखना। आयतनीकार, पता नहीं कुछ ऐसी फिन्स का नाम होगा, तो ध्यान में रखना। रेक्टेंगुलर टिप पर कम टेम्परेचर ड्रॉप होता है, मतलब सबसे ज्यादा कम, मतलब टेम्परेचर एकदम नहीं गिरता, धीरे धीरे गिरता है, कि मतलब ये एकदम इंजन को या सिलेंडर को ठंडा नहीं करता, इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे टेम्परेचर का ड्रॉप होगा, मतलब टेम्परेचर में धीरे धीरे कमी आएगी, ठीक है। परंतु वहीं मैं ए की बात करूं तो ए में क्या होता है, मैक्सिमम या अधिकतम टेम्परेचर ड्रॉप होता है, मतलब ये अच्छा है। मुद्दे वाली बात बताऊं, सबसे बढ़िया कौन सा है, तो ए टाइप का, जहां पर अपना टेम्परेचर बहुत ही जल्दी नॉर्मल मतलब ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है टेम्परेचर जो सिलेंडर का है, अपने को वही चीज चाहिए। 4 प्रकार की फिन्स होती हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दी है। अच्छा, टेम्परेचर ड्रॉप भी देखना चाहते हो तो आप यहां पर थोड़ा सा देख सकते हो, ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। कि यहां से जो टेम्परेचर है, मानना सब 1 से चालू हो रहा है, तो एकदम सडनली सबसे ज्यादा किसका टेम्परेचर कम होगा, तो ए का ही कम होगा, वही बात यहां दिखा रखी है, ठीक है। मैं यहां पर इन दोनों को राउंड कर देता हूं, ताकि आप जब भी पीडीएफ पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। पीडीएफ में क्या है ना, जो फोटोज वगैरह है वो आपके लिए अच्छी बात रहती है। अब मैं बात करता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं उसके लिए। फिन्स की बात करूं तो ये 3 डिग्री से 5 डिग्री तक टेपर होनी चाहिए, सबसे पहली बात। कोई मैंने लंबी चौड़ी बात नहीं, तिरछी कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 डिग्री। अच्छा, इसकी मैं बात करूं टिप की, जो अपनों ने इसका छोर है या कोना है उसकी बात करूं, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 0.5 से 1.25 mm की क्या होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए। इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, क्लीयरेंस कितनी होनी चाहिए, क्लीयरेंस होनी चाहिए 2.5 to 5 mm, मतलब क्या, 2 फिन्स के मध्य दूरी की बात कर रहा हूं मैं, कि 2 फिन्स के मध्य जो दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.5 to 5 mm होनी चाहिए। और लेंथ की बात करूं, लेंथ या लंबाई की मैं बात करूं
25 से 50 mm तक की होनी चाहिए। नॉर्मल है, अच्छी बातें हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सभी पे चाहे टिक लगा देता हूँ, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिंस की टेपर कितना होनी चाहिए, 3 से 5 डिग्री तक टेपर होना चाहिए। टिप की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 0.5 से 1.25 mm की थिकनेस होनी चाहिए। क्लीयरेंस कितनी होनी चाहिए, 0.5 से 5 mm तक की क्या होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए। और लेंथ कितनी, क्लीयरेंस होनी चाहिए। और लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए उसकी 25 से 50 mm के बीच में उसकी लेंथ होनी चाहिए। mm में सभी बातें याद रखना, यहां पर mm चल रहा है, ठीक है। ये थी कूलिंग सिस्टम के बारे में बात। अब अपने बात करते हैं बेफल्स के बारे में। बेफल्स, एक वेफर्स भी आता है जो खाने के लिए आता है, वो नहीं, बेफल्स के बारे में बात करते हैं। एक सेकंड आपको समझाता हूं। देखो मैं सीधी सीधी बात बताऊं, कुछ नहीं है, पीछे चलते हैं। ये जो एरिया अपने को खाली दिख रहा है ना, इसको अपने क्या कहते हैं, बेफल्स कहते हैं। जहां से एयर का फ्लो होता है उसी को अपने क्या कहते हैं, बेफल्स कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। और कुछ भी नहीं है, कितने प्रकार के होते हैं वो समझा दूंगा, और उसके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये 42 पेजों की पीडीएफ बनेगी। अब मैं जब भी इसको कन्वर्ट करके बाहर निकालूंगा, ये 40-50 एमपी की पीडीएफ होती है, फिर बेचारे को कन्वर्ट करनी पड़ती है, फिर ये जाके सस्ती होती है। क्या बताया, सिंपल सी बात की, वो एरिया जिसमें से एयर का फ्लो होता है उसको अपने क्या कहते हैं, बेफल कहते हैं। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिलेंडर वॉल्व कैन बी सब्सटेंशियली इंक्रीज बाय यूजिंग बेफल विच फोर्स द एयर थ्रू द स्पेस बिटवीन द फिन्स, ठीक है। बेफल्स क्या है, फिन्स के मध्य का स्पेस जिससे एयर गुजरती है वह हीट का प्रवाह भी अपने को क्या मतलब एक अच्छा हीट का प्रवाह या वह अच्छा हीट ट्रांसफर प्राप्त होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर क्या है, अच्छा प्राप्त होता है। आगे चलूंगा, आगे आपको एक फोटो दे देता हूं, फोटो में जो बात करने वाली है वो करके खत्म करूंगा। टाइप ऑफ बेफल इन एयर कूल्ड सिस्टम, ये क्या है, टॉप व्यू है, ध्यान में रखना कैसा व्यू है, टॉप व्यू है। यहां से एयर आई, इस प्रकार से निकल गई, यहां से एयर आई, यहां से एयर आई, अलग अलग तरीके से इन्होंने एयर को दर्शा रखा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जो बात याद करने वाली मैं वो बता देता हूं आपको, मैंने लिख रखी है वो चीज। जो ए टाइप का, फिर मैं वही हरकत कर रहा हूं, जो ए टाइप का बेफल्स है उसमें क्या हाईएस्ट प्रेशर ड्रॉप होता है। मैं लिख देता हूं इसके अंदर क्या, तो हाईएस्ट प्रेशर ड्रॉप होता है, इसके अंदर ध्यान में रखोगे, ठीक है। हाईएस्ट प्रेशर ड्रॉप होता है जो कनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का जो हानि है वो बिल्कुल ही जीरो है एंट्रेंस और एग्जिट पर। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ये बात लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो। क्या काइनेटिक एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल बिटवीन एंट्रेंस एंड एग्जिट, हिंदी में लिख सकते हो गतिज ऊर्जा
में हानि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, नगण्य है, जीरो है। एंट्री और एग्जिट अंदर आने से और बाहर निकलने पर जीरो है। ठीक है। बी टाइप ध्यान में रखना, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं, ये यूज होता है पेट्रोल इंजन में। और डी टाइप को रखा गया है डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन के लिए इतनी बात है, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद मेरे ख्याल से, तब भी मैं डी टाइप किसके लिए, डीजल इंजन के लिए, इस बात को भी आप क्या रखना, गौर में रखना। कुछ भी नहीं है, आज का दिन तो बहुत ही मतलब सिंपल सी बातें की हैं अपनों ने। अच्छा, नोटिफिकेशन का सभी ने वीडियो देख ली होगी, मुझे नहीं लगता मैं उस चीज के बारे में बता के आपका समय खराब करूं। ठीक, आजा भाई। हाँ, आगे बात करते हैं, अब करते हैं, चाहे मैं आपको पढ़ा देता हूं या फिर आप चाहते हो आप खुद पढ़ोगे तब भी आपकी मर्जी है, पर मैं आपको थोड़ा सा उस चीज को पढ़ के और हिंदी में भी कन्वर्ट करके दे देता हूं। एडवांटेज ऑफ लिक्विड कूल सिस्टम। रुको एक सेकेंड, मैं सभी, क्योंकि मैं फोटो पहले नहीं लगा के रख सकता ना, थोड़ा इस बात को समझना, क्योंकि अगर मैं पहले लगा लूंगा तो मुझे नहीं पता मेरे को कितने पेज चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। वो तो समय पर ही पता लगता है कि हाँ इतने इतने पेज में आपका ये पूरे का पूरा सिस्टम पूरा आया है, इसलिए मैं फोटो क्या हूँ बाद में ही लगा के रखता हूँ। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं हमेशा इस चीज को कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करता हूं, पर मुझे ऐसा लगा कि चलो आपको आज बुक में से उठा के और सीधा सीधी बात पढ़ा दें, क्योंकि वहां पर आपका समय बच जाएगा। ये होता है इन डेप्थ पढ़ना, कि हाँ भाई यहाँ पर आपको पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और मैं क्या बताता हूँ, मैं आपको आसान लैंग्वेज में उस चीज को आपके सामने पेश कर देता हूँ, उस चीज को आपको दिखा देता हूँ, फिर आपकी मर्जी, आप कैसे भी उस चीज को पढ़िए। एक सेकंड, एक फोटो लास्ट वाली और रह गई है, वो भी इसके नीचे ही लग जाएगी। अच्छे से लगाएंगे यार, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं बैक, बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम के बारे में। जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम अपन ने पढ़ा है उसके एडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे मैं पढ़ाऊंगा तब भी आपको याद नहीं रहेगा, ये आप खुद को ही याद करना पड़ेगा। हिंदी में मुझे नहीं मिला, मैं पहले ही बात कर रहा हूं, हिंदी में मटेरियल बहुत मुश्किल है मिलना, मैं सीधी सीधी सी बात कर रहा हूं आप लोगों से। टेक्निकल टर्म तो प्लीज आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे। सबसे पहले बात करूं कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफ इंजन विद एप्लीकेबल स्मॉल फ्रंटल एरिया इज पॉसिबल। क्या है कॉम्पैक्ट डिजाइन में, ये पूरा अपने क्या पॉसिबल हो जाता है। द फ्यूल कंजप्शन ऑफ हाई कंप्रेशन लिक्विड कूलिंग इंजन आर रेदर लोअर देन द एयर कूल्ड वंस। मतलब क्या है, फ्यूल का जो कंजप्शन है वो एयर कूल्ड सिस्टम से क्या होता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम में कम होता है। बिकॉज ऑफ इवन कूलिंग ऑफ सिलेंडर बैरल एंड हेड ड्यू टू जैकेटिंग मेक इट पॉसिबल टू रिड्यूस द सिलेंडर हेड एंड वॉल्व टेम्परेचर। मतलब क्या है, मैं बात समझाता हूं आपको। अपन ने पढ़ा था कि सिलेंडर के चारों वाटर जैकेट होते हैं, वाटर जैकेट में पानी को बहाया जाता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, और उससे क्या है प्रॉपर एक पूरे अच्छे तरीके से क्या है अपने को कूलिंग देखने के लिए मिल जाती है, जिससे क्या है सिलेंडर हेड और जो वॉल्व सीट है या वॉल्व का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कम रहता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखो, किसमें वाटर कूल्ड सिस्टम है, लिक्विड कूल्ड सिस्टम है। इन केस ऑफ वाटर कूल्ड सिस्टम इंस्टॉलेशन इज नॉट नेसेसरी एट द फ्रंट ऑफ द मोबाइल व्हीकल और एयरक्राफ्ट। कहने का क्या मतलब है, अपने बाइक की बात करते हैं तो वहां पर क्या है अपने को आगे की तरफ एक खुले वातावरण में एयर कूल्ड सिस्टम को लगाना पड़ता है, परंतु वही मैं बात करूं लिक्विड कूल्ड सिस्टम, उसको एक बंद जगह पे भी अपने लगा सकते हैं, कार्स वगैरह में। अपने को एक मतलब एक खुला वातावरण नहीं चाहिए उस चीज को करने के लिए। इतनी बात आप समझ गए होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वही बात मैंने की है, इट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कूल्ड इंजन। द साइज ऑफ इंजन डज नॉट इन्वॉल्व सीरियसली प्रॉब्लम एज फार एज डिजाइन ऑफ कूलिंग सिस्टम इज अकर्ड। मतलब क्या है, साइज ऑफ इंजन इस चीज के लिए मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करते अपने लिक्विड कूल्ड सिस्टम के अंदर। साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, परंतु वहीं अपने बात करें एयर कूल्ड इंजन के पर्टिकुलर उसके बारे में बात करें, इन हाई हॉर्स पावर रेंज डिफिकल्ट
डिफिकल्टी इज एनकाउंटर्ड इन द सर्कुलेशन ऑफ रिक्वेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो कूलिंग पर्पज। कुछ भी नहीं है, सिंपल भाषा में समझ लेना इस बात को, चाहे आप साथ के साथ लिखते हुए चल रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। लिक्विड कूल्ड सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी साइज मैटर नहीं करता, परंतु एयर कूल्ड सिस्टम में यदि अपने ज्यादा पावर वाले इंजन को लगा दे तो ऑब्वियस सी बात है वो एयर कूल्ड सिस्टम उस चीज के लिए सफिशिएंट नहीं है, उस चीज के लिए मतलब अच्छा नहीं मान सकते अपने। ठीक है, इतनी बात समझ गए। लिमिटेशन, डिसएडवांटेज कुछ भी कह सकते हो। This is dependent system in which water circulation in the jacket is to be ensured by additional means। लिमिटेशन क्या है इस चीज की, मतलब ये एक डिपेंड है किसके ऊपर, वाटर सर्कुलेशन के ऊपर। एयर के द्वारा इसको ठंडा नहीं किया जा सकता। बाई चांस कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि रेडिएटर में से पूरा पानी ही लीक हो चुका है, आपको पता नहीं लगा, वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहली लिमिटेशन है। Power absorbed by a pump of water circulation is considerable and the effect of the power output of the engine। देखो पंप चलता है तो वहां पर अपने क्या करते हैं, वो पंप है वो पावर को एब्जॉर्ब करता है, उसको भी शक्ति चाहिए चलने के लिए, और वहां पर जो इंजन की पावर आउटपुट है उसमें थोड़ी सी कमी अपने को देखने के लिए मिलती है। इन द इवन ऑफ फेलियर ऑफ द कूलिंग सिस्टम सीरियसली डैमेज में बी कोज टू द इंजन। मैंने अभी वही पहले बात की है, यदि कूलिंग सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का कोई डैमेज हो गया और उसमें से पूरा कूलेंट या पानी बाहर निकल गया तो उसके बाद में पूरे इंजन में डैमेज हो सकता है, उसको हानि पहुंच सकती है। कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज कंसीडरेबल हाई, उच्च लागत होती है, महंगा आता है। क्या लिक्विड कूलिंग सिस्टम रिक्वायर कंसीडरेबल मेंटेनेंस ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स, मतलब इसके अलग अलग पार्ट्स के लिए अपने को क्या है, समय समय पर क्या करना पड़ता है, समय समय पर अपने को मेंटेनेंस इसकी करवानी पड़ती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। मैं पिछले वाला भी इरेज कर दूं, मैं भूल जाऊंगा, शुक्र है। देखो जो बातें हैं आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ गई, मैं हिंदी में साथ के साथ बताता हुआ चल रहा हूं, आप ये समझ लो मैं ट्रांसलेटर का काम कर रहा हूं आज आपके लिए। ये होता है जब आप बुक में से पढ़ते हो, बुक में से आपको वास्तव में कहूं आपको पढ़ना सौखा, मतलब आपको ये लगता है हाँ यार मैं बुक में से पढ़ूंगा, बहुत मुश्किल है। मैं सीरियसली कह रहा हूं बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक भाई का फोन भी आया था, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने ऑटोमोबाइल की बुक तो मंगवा ली है पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जब ऑटोमोबाइल पे आएंगे तब अपने उस चीज पे डिस्कस करेंगे। आप उतनी देर हो सकता है आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, बुक में से समझना बहुत मुश्किल चीज है। द डिजाइन ऑफ द इंजन बिकम सिंपलर, एडवांटेज की बात कर रहा हूं, सॉरी मैं एडवांटेज किसकी, एयर कूल्ड सिस्टम की लाभ की बात कर रहा हूं। डिजाइन ऑफ द इंजन बिकम सिंपलर एंड नो वाटर जैकेट आर रिक्वायर्ड। क्या है कि जो इंजन का डिजाइन है वो आसान हो जाता है, किसी प्रकार की वाटर जैकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सस्ता भी है, किस चीज के लिए, रिन्यू इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, यदि बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो ये सस्ता भी पड़ता है। एब्सेंस ऑफ कूलिंग पाइप, रेडिएटर एक्सेट्रा मेक द कूलिंग सिस्टम सिंपलर देन द मिनिमम मेंटेनेंस प्रॉब्लम, मतलब सबसे ज्यादा कम मेंटेनेंस चाहिए, क्यों, किसी प्रकार की रेडिएटर नहीं है, कोई पाइप नहीं है, कोई कूलिंग सिस्टम में, मतलब बहुत ही ज्यादा एक सिंपल है। नो डेंजर ऑफ कूलेंट लीकेज, अभी पहले भी बात की है कि वाटर कूलेंट में क्या होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है कि वो कूलेंट की लीकेज की प्रॉब्लम होती है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं देखने के लिए मिलेगी। आपने यदि वो पढ़ लिया तो वहां से आप कोरिलेट करते हो, इसको पढ़ सकते हो। द इंजन इज नॉट सब्जेक्ट टू फ्रीजिंग, टर्बुलेंस एक्सेट्रा यूजुअली एनकाउंटर इन द केस ऑफ वाटर कूल्ड इंजन। मैंने वही बात की है, यदि जो वाटर कूल्ड इंजन है उसमें एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन कम हो जाए, अपने नहीं मिलाएं या कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहां पर क्या है पूरा कूलिंग सिस्टम जम जाएगा अगर अपने फ्रीजिंग जगह पे है, परंतु एयर कूल्ड सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम अपने को देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये बात हो गई है। द वेट ऑफ द एयर कूल्ड इंजन इज लेस देन द वाटर कूल्ड इंजन, पावर टू वेट रेशो इज इंप्रूव। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्या ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि वैसे आपको पता ही होगा एयर कूल्ड इंजन का जो वेट है वो कम होता है वाटर कूल्ड इंजन की बजाय। इन दिस केस द इंजन इज रेदर एज सेल्फ contained unit as it required no external component like
लाइक रेडिएटर, हीटर व टैंक। मतलब यह एक सिंगल यूनिट की इकाई की तरह कार्य करता है। इसके लिए अपने किसी प्रकार के रेडिएटर या टैंक या किसी भी प्रकार का कुछ भी आवश्यकता नहीं होती। इंस्टॉलेशन क्या है, इसको लगाना क्या है, इजी है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। इंस्टॉलेशन क्या है, इजी है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। पढ़ लेना आराम से, मैं आपको कोई चीज छोड़ता हुआ नहीं जा रहा हूं, प्लीज आप इस चीज का विश्वास रखिए मेरे पे। लिमिटेशन क्या है, कैन बी अप्लाइड ओनली ए स्मॉल एंड मीडियम साइज इंजन। मतलब इसको छोटे व मीडियम साइज के इंजन पे ही अपने यूज कर सकते हैं। यही बात अपनों ने पहले भी की है। इन प्लेस वेयर एविडेंट टेम्परेचर आर लो, ठीक है, ये मेरे को कोई मतलब ही नहीं लगा। इन प्लेस वेयर एविडेंट टेम्परेचर आर लोअर, मुझे इस चीज का मतलब ही नहीं समझ आया, ये मत ही पढ़ना, पता नहीं क्या ही लिख रखा है, ठीक है, रहने देना। कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म। हाँ, कूलिंग यूनिफॉर्म नहीं होती है। वाटर जैकेट में एक यूनिफॉर्म एक अच्छे तरीके से प्रॉपर हर एक पार्ट्स को अपने ठंडा कर पाते हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। हायर वर्किंग टेम्परेचर कंपेयर टू वाटर कूलिंग। हाँ, टेम्परेचर भी क्या होता है, अधिक होता है इंजन का एज कंपेयर टू वाटर कूलिंग, क्योंकि वाटर कूलिंग में प्रॉपर तरीके से अपने एयर को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देते हैं, और सॉरी हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देते हैं। प्रोड्यूस मोर एरोडायनेमिक नॉइज, मतलब ये ज्यादा नॉइज उत्पन्न करता है एज कंपेयर टू वाटर जैकेट, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज स्लाइटली हायर। मैंने पहले भी ये बात की है कि जो फ्यूल का खपत है वो स्लाइटली क्या होता है, इसमें हायर होता है। लोअर मैक्सिमम अलाउड कंप्रेशन रेशो, मतलब कंप्रेशन रेशो कम होता है। द फैन इज यूज एब्जॉर्ब एज मच एज 5% ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। जो फैन यूज होता है, कई बार अपने मैंने बात की एयर कूल्ड इंजन में अपने फैन को यूज कर देते हैं, वो 5% तक ही जो मतलब पावर डेवलप। अच्छा, सॉरी लिमिटेशन में बात करें, सॉरी मैं बात कर रहा हूं, जो फैन अपने यूज करते हैं वो क्या है, 5% जो पावर इंजन के द्वारा बनाई जाती है उसको क्या कर देता है, खपत कर देता है। ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। ये था अपना एयर कूल्ड सिस्टम जो अपनों ने बात की है। अभी लास्ट सेशन अपना यही पूरा हो चुका है। कल की बात करते हैं। अभी कल क्या करना है अपने को, एंड वाला मेरे को फोटो लगा लेने दो, ठीक है। अच्छा, अभी अपने सिलेबस के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑडियो वगैरह सबको सही आ रही होगी। अच्छा, कहाँ गया सिलेबस अपना, क्या हो गया, कूलिंग सिस्टम अपना कंप्लीटेड हो गया, लुब्रिकेशन सिस्टम अपना कंप्लीटेड हो गया, एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम अपना कंप्लीटेड हो गया। फ्यूल यूज देखते हैं कब करवाना है। सबसे पहले अपने आगे ही मूव ऑन करेंगे। मैं इस चीज में समय नहीं खराब करूंगा क्योंकि अभी तक मैंने उस चीज को पढ़ा ही नहीं है, तो मैं नहीं उस चीज पे लेके जाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज हो चुका है। बचे हुए चीजें क्या है, बची हुई चीजें हैं अपने पास यही, ठीक है। बची हुई चीजें क्या है, बची हुई चीजें हैं ये, आपको दिख पा रहा होगा, मैंने पूरा गहरा कर दिया उस चीज को, ठीक है। कल अपने एक काम करते हैं, इग्निशन सिस्टम को ही चालू कर देते हैं। इग्निशन सिस्टम, ये क्या हो रहा है, इग्निशन सिस्टम इक्विपमेंट्स को अपने चालू करते हैं। फिर एसआई और सीआई इंजन के कंबशन चैम्बर को चालू कर देंगे, और एमपीएफआई और सीआरडीए सिस्टम को भी अपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लगभग नहीं तो एक वीक के अंदर आपका अभी ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक वीक के अंदर अपने सिलेबस को पूरा कर देंगे। आज मंडे है, पर लग जाएंगे, नहीं एक वीक नहीं, 8 से 9 दिन अपने को लग जाएंगे, 9 दिन तक लग जाएंगे, क्योंकि अपना कंबशन चैम्बर और ये और एमपीएफआई सिस्टम में क्या है कि मेरे को आपको फ्यूल इंजेक्टर भी पढ़ाना है। फ्यूल इंजेक्टर भी पढ़ाना है, वैसे सिलेबस में नहीं दे रखा, पर फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर अपने आके मूव कर जाएंगे। अच्छा जी, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। कल के दिन सभी ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। बोर्ड के पास 2 से 3 दिन के अंदर देश के अंदर वैकेंसी चली जाएगी। मेरा पर्सनली मानना यह है कि 2 हफ्तों के अंदर, 2 वीक्स के अंदर अपनी वैकेंसी बोर्ड निकाल देगा, मतलब उसके लिए पूरा प्रिपेयर होगा। फिर भी मैं सभी को 1 मंथ कह रहा हूं,
हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। देखो मैं उस चीज के लिए श्योर नहीं हूं, पर मेरे को ये लगता है कि जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, जो सब बातें हो रही हैं, उस अकॉर्डिंग आप इस चीज को मान के चलिए कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी। समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। यदि 1 मंथ में वैकेंसी आती है, 1 मंथ में वैकेंसी आती है, तो अपने को 3 से 4 मंथ ही मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। और इस 1 मंथ के बाद में 1 मंथ तक आपका आईसी इंजन पूरा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, आईसी इंजन पूरा हो जाएगा। 3-4 महीने प्रिपरेशन के लिए, 1 मंथ आप मान के चलो फॉर्म फिल करने के लिए भी मिल जाएंगे। तो मतलब 4 से 5 महीने के अंदर अंदर फरवरी तक, अगर अब भी आता है, ज्यादातर चांसेस तो दिसंबर के चल रहे हैं, पर अभी दिसंबर में नहीं होगा, फरवरी तक अपना एग्जाम होगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। यदि 1 मंथ के अंदर अंदर वैकेंसी आती है तो अपना एग्जाम कंफर्म है फरवरी में होगा। आईसी इंजन अपना कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ के अंदर। उसके बाद में 2 मंथ, 2 या 2.5, 2.5 मंथ के अंदर अंदर अपना क्या हो जाएगा, बाकी बचा हुआ सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। बाकी बचा हुआ सिलेबस जो ऑटोमोबाइल के आराम से हो जाएगा, किसी भी बिना परेशानी के अपने पढ़ लेंगे। आपको आखिरी के 1 से 1.5 मंथ में आपको समय दे दूंगा, आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। इस चीज की चिंता मत करना, आप ये मत सोचना कि आपको समय नहीं मिलेगा, आपको भरपूर समय दिया जाएगा। बस अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मैं चाहता हूं आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप ही लोगों के सहारे मैं चला था। मैं हमेशा आपको कहता हूं, आपको कभी भी किसी भी मोड पे मेरी हेल्प चाहिए, आप मुझे तुरंत फोन कर सकते हैं, आपको पता ही है। कल के नोटिफिकेशन के बाद में थोड़े से जने और बढ़ गए हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा एक्टिवनेस आने लगी है। देखो, एक्टिव क्यों नहीं थे बंदे? एक्टिव ना होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही था कि वैकेंसी का आता पता नहीं था। अब आप लोग जो कह रहे थे कि सर 6 महीने बाद में आएगी, नहीं हुआ ना ऐसा। अपनी वैकेंसी जल्दी से जल्दी आएगी। रीजन है उसके पीछे भी, वो चलो छोड़ो, जो भी है। लाइसेंस प्लीज बनवा के रखिए, जितना जल्दी हो सकता है अपने लाइसेंस को प्रिपेयर करवाइए। आज का सेशन अपने यहीं पर एंड करेंगे, ठीक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।